Okay, once again, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is lecture number 7 on metal cutting process. And in this lecture, I'm going to discuss with you machine tool. Correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I'm mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi and my latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020. Correct? And I'm also engineering services exam written qualified. And I have 9+ years of teaching experience for GATE and Engineering Services Exam. I have mentored 5,000+ students across the India. And my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science and machine design. Correct? तो दोस्तों ये मेरा brief introduction है. Now, as we know that Unacademy is India's largest learning platform, and how we can get a part of this, तो simply करना है क्या, you just राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर. तो आपको दोस्तों कुछ इस तरीके का ऐप मिलेगा. नाउ यू कैन इंस्टॉल इट, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट प्रॉपरली. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट जैसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल. ठीक है दोस्तों, तो इस मैनेज गोल में आप गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करो. और उसके बाद दोस्तों जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्लस प्रोग्राम और आइकॉनिक प्रोग्राम. करेक्ट है दोस्तों? इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हो. किसे करना चाहिए मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी व्हाट आर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस प्लस प्रोग्राम एज वेल एज आइकॉनिक बैच. तो अगर मैं प्लस प्रोग्राम की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर घर बैठे. करेक्ट है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं. करेक्ट है, और पिछले कई सालों से दोस्तों पढ़ा रहे हैं. उनके वास्ट एक्सपीरियंस को आप घर बैठे पा सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म. करेक्ट. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होती है दोस्तों. एंड ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स. करेक्ट. एंड यही आपको इस प्लेटफॉर्म को यूनिक बनाता है. ठीक है दोस्तों, तो रियल टाइम क्लास के टाइम पे आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो. करेक्ट, और अपने डाउट क्लैरिफाई करा सकते हो. नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा और इनकी पीडीएफ्स भी इजीली अवेलेबल होगी. इज इट क्लियर? एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर आल्सो अवेलेबल सो दैट यू कैन इवोल्यूट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली. यस आर नो? तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है कि इसमें प्लस प्रोग्राम है. और दोस्तों प्लस प्रोग्राम बहुत बहुत बेसिक प्लान होता है एंड इवन हर बीटेक स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट, now if we talk about iconic batch, then all those facilities which are available in plus program is also available in this, but along with this you can get personal coach. यहाँ पे जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों वही आपके यहाँ पे कोच होंगे और आपको मेंटरिंग करेंगे प्रॉपरली. करेक्ट है. नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा जिसमें जब भी आप टेस्ट में अपेयर होगे आपके टेस्ट को कंप्लीट एनालाइज करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. स्टडी प्लानर है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस को प्लान करके आपको बताया जाएगा विद हेल्प ऑफ दिस टॉप एजुकेटर्स. करेक्ट. एंड स्टडी प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल. इज इट क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है कहाँ पे? आइकॉनिक बैच. एंड अकॉर्डिंग टू मी दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. करेक्ट है, गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा है और आप अगर सेकेंड ईयर से हो या थर्ड ईयर से हो या फाइनल ईयर से हो, करेक्ट है, आपको इस आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो सके. ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी सी फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो प्लस प्रोग्राम की दोस्तों फी यहाँ पे देख सकते हो 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ के ऑप्शन है. और फी है 30,250 रुपीज फॉर 12 मंथ एंड 38,500 फॉर 18 मंथ एंड 44,000 फॉर 24 मंथ. ये फी है विदाउट प्रोमो कोड. एंड इफ यू आर यूजिंग माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10, ये स्क्रीन में जो आपको रेड कलर दिख रहा है MSS10, दिस इज माय प्रोमो कोड. एंड विद हेल्प ऑफ दिस प्रोमो कोड इफ यू सब्सक्राइब दिस प्लस प्रोग्राम देन यू कैन गेट फी लाइक दिस. यस और नो? आफ्टर 10% यहाँ पे फी दोस्तों होगी कुछ इस तरीके की.
करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे इस MSS10 कोड को अप्लाई करने से आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। 10% का आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा फी में, तो इसे अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वहीं आप आइकॉनिक बैच की बात करो तो यहाँ पे फी है दोस्तों 45,000 एंड 60,000 फॉर 12 मंथ एंड 24 मंथ। यही दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। करेक्ट, एंड विथ माई प्रोमो कोड द फी विल बी लाइक दिस 40,000 एंड 54,000 फॉर 24 मंथ। इज इट क्लियर? नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक अनाउंसमेंट है, यहाँ पे आपको अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से। करेक्ट है। इसमें दोस्तों एक लाइव क्विज होगा जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पर रियल टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप क्विज अपियर हो रहे हो उसी टाइम पे आपको आपके करेक्ट आंसर्स पता चल जा रहे हैं, आपका लाइव स्कोर पता चल जाएगा। करेक्ट है कि प्रेजेंट टाइम में लाइव स्कोर क्या, और ये जो क्विज होने वाले नेशनल लेवल क्विज है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे प्रॉपरली असेस कर सकते हो दोस्तों। साथ में आपकी रैंक भी इमीडिएटली पता चल जाएगी। एवरी क्वेश्चन जैसे आप एक क्वेश्चन सबमिट करोगे, इमीडिएट आपकी प्रेजेंट रैंक क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। करेक्ट, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम सारे प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे क्विज में आएंगे वो कंप्लीटली डिस्क्राइब किए जाएंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, तो आप उनको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी प्रॉपरली देख सकते हो। करेक्ट है। तो अभी तक जो भी आपने टेस्ट सीरीज देखा होगा, आप टेस्ट में अपियर होते हो, टेस्ट दे देते हो, फिर काफी टाइम बाद उस टेस्ट का आपको रिजल्ट पता चलता है और उसका आंसर पता चलता है, कंप्लीट एनालिसिस फिर भी नहीं पता चलता। यहाँ पे आपके पास क्विज तो होगा, रियल टाइम इमीडिएट रैंक पता चलेगी, इमीडिएट आंसर पता चलेंगे आपको, एंड आफ्टर द एग्जाम कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा क्विज के साथ साथ यहाँ पे फन तो हो रही, साथ में आप यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। करेक्ट है, और इन प्राइस को भी आप यहाँ पे विन कर सकते हो। करेक्ट है, और क्या है दोस्तों, एप्पल मैकबुक एयर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट रैंक को, एंड एप्पल आईपैड फॉर सेकंड रैंक, एंड सिमिलरली थर्ड रैंक के लिए यहाँ पे देखो एप्पल एयरपोर्ट दिया जा रहा है, और टॉप 100 रैंकर से उन्हें 1000 रुपीज का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, टाइमिंग है 16 दिसंबर 16 PM। करेक्ट है, तो आप इसे जरूर रजिस्टर करें, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज MSS10। इस कोड को दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, दिस इज माय प्रोमो कोड। इस कोड की हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल, एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू मशीन टूल। और कौन कौन सी मशीन डिस्कस करने वाले दोस्तों, लेथ मशीन, शेपिंग मशीन, और मिलिंग मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन। करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मशीन टूल, और ये क्वेश्चन मेरे से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज मशीन टूल। करेक्ट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू की भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। करेक्ट है, तो मशीन टूल की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ डिवाइस which provides relative motion between tool and work, or simply we can say machine tool is a device which provides relative motion between tool and workpiece is known as machine tool। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कैसे, सपोज यू कैन सी हियर, suppose this is your workpiece and this is circular workpiece and you need to reduce its diameter। इज इट क्लियर? आप इसके डायमीटर को कुछ ऐसे रिड्यूस करना चाहते हो, एंड दिस इज पॉसिबल बाय टर्निंग ऑपरेशन। इज इट क्लियर? नाउ सपोज दिस इज योर टूल, correct, this is our tool and you need to cut this material with the help of this tool, you need to turn this material with the help of this tool। is it clear? This is tool. Now
for finite metal removal, here we need some motions, yes or no, like this. This workpiece can rotate about this axis. Then we can say this is, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि along the cross section this is called as cutting motion. This is the direction of cutting motion. करेक्ट है. अब दोस्तों अगर आपका टूल इसके साथ यहाँ पे आपने एंगेज कर दिया और ये टूल अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, तो क्या होल लेंथ तक इस वर्क पीस में टर्निंग हो पाएगी? नो. करेक्ट है. तो हियर वी नीड वन कटिंग मोशन. यस और नो, यहाँ पे कटिंग मोशन की रिक्वायरमेंट है. एंड सिमिलरली if we move this tool along this direction, this is called as feed motion. Yes or no? Correct. So with the help of this cutting motion and feed motion, we can perform this whole turning operation. और इससे आप complete length तक इसके diameter को reduce कर सकते हो. Yes or no? Correct. And suppose sometimes, and these are primary motions. क्या कहलाएंगे दोस्तों ये? These are called as primary motion. Is it clear? और इसे formative motion भी कहते हैं. फॉर्मेटिव मोशन और प्राइमरी मोशन. तो जनरली मेटल कटिंग में दोस्तों दो तरीके के मोशन प्रोवाइड किए जाएंगे, एक प्राइमरी और फॉर्मेटिव मोशन, जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, हियर वी हैव कटिंग मोशन एंड फीड मोशन. Similarly, along with this formative motion, here we have some auxiliary motion, and this is called as secondary motion. इसे हम सेकेंडरी मोशन भी कह सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो सेकेंडरी मोशन कैसे है? Here we need to provide depth of cut. Yes or no? Idle motion. In return stroke. In return stroke. Yes or no? तो ऐसे ये जो मोशंस है, सिमिलरली यू कैन से इंडेक्सिंग. करेक्ट. तो ये जो मोशंस है, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मोशन. तो ये फॉर्मेटिव दैट इज प्राइमरी मोशन एंड ऑक्सिलरी दैट इज सेकेंडरी मोशन. All these motions are provided with the help of this machine tool. Is it clear? Is it clear? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? This is tool and this is workpiece. Correct? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर फाइनाइट मेटल रिमूवल वी नीड टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज formative motion and auxiliary motion. And in formative motion here we have cutting motion and feed motion. Similarly, और ये feed कैसे हो सकता है? Either it is longitudinal feed, or transverse feed. Correct. It depends upon the process. If we perform turning operation, then it is longitudinal feed, and if we perform facing operation, then we use transverse feed. Yes or no? Correct है दोस्तों. तो इसे कहते हैं मशीन टूल. अब हम मशीन टूल, टाइप्स ऑफ मशीन टूल की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी मशीन टूल्स है यहाँ पे. वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. दैट वन इज लेथ मशीन. इज इट क्लियर? फर्स्ट जो हमारी मशीन टूल होगी दैट इज लेथ मशीन, और सिंपली वी कैन से सेंटर लेथ. करेक्ट. सेंटर लेथ देखो कैसे. फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ फिगर. यू कैन सी हियर. करेक्ट. सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे. यू कैन सी हियर.
This is what headstock, correct? And in this here we have chuck, yes or no, or center. And in this in between here I am going to place workpiece like this. Now you can see here I am going to place a workpiece in between chuck and headstock and tailstock. You can see here this is our workpiece. Is it clear? Now in this here we have cross slide. Is it clear? Here we have cross slide, and above the cross slide we have a tool post. Is it clear? And this cross slide itself placed above the saddle. Is it clear? This is tailstock, and this is lathe machine bed. Okay, now this is final figure of this lathe machine, and this is called center lathe, correct? Now you can see here आपने यहाँ पे क्या देखा होगा दोस्तों? Here we have a box. This is called as rack. यहाँ पे rack लगा होगा, and in this here we have a rack like this. Is it clear? Correct. And this is called as
rack. Is it clear? And similarly here we have a rod like this, and this rod is nothing but this is called as feed rod. Is it clear? This rod is called as feed rod. Is it clear? And this is lathe machine bed, which is made up of cast iron. This is headstock, correct? And this is tailstock, correct? This is tailstock, and this you can see here. This is called as a tool post, where we hold the tool. Yes or no? And this is your workpiece, and you can see this is called as, and here we have some levers like this for, और ये लीवर का क्या काम है दोस्तों? एक तो यहाँ पे हैंडल होगा जिससे आप इसको along the length मूव करा सकते हो. Yes or no? And similarly यहाँ पे लीवर होगा. With the help of this lever you can provide transverse feed. Yes or no? And similarly यहाँ पे एक लीवर होगा जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिक फीड प्रोवाइड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज सैडल. क्या कहेंगे इसे हम दोस्तों? सैडल. एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस स्लाइड. ये क्रॉस स्लाइड क्या होता है? दिस क्रॉस स्लाइड कैन मूव along the transverse direction, and this saddle moves along longitudinal direction, and this saddle sometimes it is also called as, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? It is also called as carriage. Is it clear? So I think ये समझ में आ गया. These are the principal part of this lathe machine, and these are the legs जो हम इस बेड में इंक्लूड कर लेते हैं. Yes or no? Correct? Now here we have one question, that is specification. How to specify this lathe machine? Yes or no? तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में. Then the lathe machine can be specified like this. It can be specified by the length of the workpiece that can be accommodated. Yes or no? इन बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक किस लेंथ के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन. अनदर स्पेसिफिकेशन दैट इज डायमीटर. करेक्ट है? यस. और इसे हम कहते हैं दोस्तों सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक. यस और नो? लेंथ ऑफ द वर्कपीस दैट कैन बी एकोमोडेटेड, इसी को मैं कह सकता हूँ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक दैट कैन बी in this space we can accommodate the workpiece to perform this various operation on the lathe machine. Yes or no? And similarly किस diametral space में हम वर्कपीस को रोटेट कर सकते हैं. Yes or no? यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्कपीस का एक सर्टेन डायमीटर तक के ही ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे दोस्तों रोटेट कर सकते हैं. Yes or no? करेक्ट है? तो सिंपली आप कह सकते हो कि हाउ मच डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी एकोमोडेटेड बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक. इज इट क्लियर? तो इससे भी हम इस लेथ मशीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये सारा दोस्तों करेक्ट है? तो आई थिंक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं. नेक्स्ट आता है पावर ड्राइव. हाउ मच पावर ड्राइव इज प्रोवाइडेड इन दिस लेथ मशीन इन किलोवाट. सिमिलरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रेंज ऑफ फीड से, कि हाउ मच रेंज ऑफ फीड दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर सेंट्रल लेथ मशीन. यस और नो? फीड की रेंज क्या है? यस और नो? पावर क्या हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं? इस रेंज ऑफ स्पीड कितनी रेंज की स्पीड यहाँ पे पॉसिबल है. करेक्ट है? इस रेंज ऑफ स्पीड का मतलब कि इट कैन बी रोटेट बाय 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम. यस और नो? तो किस रेंज की स्पीड में हम इस मशीन में रोटेशन पॉसिबल हो सकता है इन हेड स्टॉक. यस और नो? स्पिंडल में किस स्पीड तक हम रोटेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं. करेक्ट है? एंड फाइनली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन.
मशीन को फिट करने के लिए कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, देन दीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस सेंटर लेथ मशीन। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बेसिक पार्ट तो मैंने बता ही दिया, बेड है, एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस बेड इज मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। किससे बनाया जाता है दोस्तों? इट इज मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। व्हाई वी मेक दिस structure in grey cast iron? Because it is having very good damping capacity. Correct? Very good damping capacity. Is it clear? Another property, that is it is having very good lubrication characteristic. करेक्ट है दोस्तों। इवन द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इस पर्टिकुलर ग्रे कास्टन का बहुत कम होता है। और आप यहाँ पे देखो कि ये जो सैडल होता है, दिस सैडल और इवन क्रॉस लाइट कैन मूव और दे हैव थिन फिल्म लुब्रिकेशन, यस और नो। और पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट यहाँ हमेशा परमिटेड होगा। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो फिर इस सैडल को या क्रॉस लाइट को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा हमें पावर अप्लाई करनी पड़ेगी, यस और नो। करेक्ट है। तो ग्रे कास्ट आयरन में ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है कि इसमें डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये जो भी मशीन वाइब्रेशन, ऑपरेशनल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। करेक्ट है। और लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होने की वजह से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से लेस पावर में हम इजिली इनको इधर उधर मूव करा सकते हैं, ये सारो। करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ये कुछ डिटेल्स है सेंट्रल लेथ के बारे में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन लेथ मशीन। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लेथ मशीन। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं दोस्तों। एक है आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन, करेक्ट है। और अंडर दिस कैटेगरी हियर वी हैव मैनी प्रोसेस, लाइक वी कैन परफॉर्म टर्निंग ऑपरेशन, यस आर नो। वी कैन परफॉर्म टेपर टर्निंग, या सिंपली चलो इसको भी मैं टर्निंग के अंडर ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो टर्निंग, नेक्स्ट वन इज दैट इज फेसिंग, we can perform facing operation, yes or no. We can also perform grooving operation, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम फॉर्मिंग भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मिंग का मतलब ये नहीं कि आप मेटल वर्किंग प्रोसेस करोगे, मेटल फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मीन्स फॉर्म कटिंग। फॉर्म कटिंग का मतलब होता है जैसा शेप होगा वैसा ही यहाँ पे, जैसे टूल का शेप होगा वैसा ही यहाँ पे शेप बनेगा ऑब्जेक्ट में, करेक्ट है। करेक्ट है, जिसे हम फॉर्म कटिंग भी कहते हैं। इसमें हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, यस और नो। यहाँ पे हम बोरिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस है दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर लेथ मशीन, ऐसा नो। these are all these operations are called as external operation, is it clear? और अगर इनको हम देखें तो ये किसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, यू कैन सी हियर। सपोज इफ वी टॉक अबाउट टर्निंग ऑपरेशन, देन टर्निंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म लाइक दिस। करेक्ट है दोस्तों। टर्निंग ऑपरेशन कुछ हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अवर टूल, correct, and this is our workpiece, and this workpiece is itself rotating about this axis, and this tool is moving in this direction, and with the help of this we can perform turning operation. And in turning operation basically we reduce diameter, करेक्ट है दोस्तों। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा, वो भी कौन सा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर को रिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड, करेक्ट है दोस्तों। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फेसिंग ऑपरेशन, if we talk about facing operation, then you can see here, this is our tool, correct. And in this scale, in this tool, in this direction we provide feed motion,
and this workpiece is again it is rotating about this axis, yes or no? Then this operation is called as facing operation. और facing से हम करते क्या है, we through this facing operation we reduce length, yes or no? हम इससे क्या कर सकते हैं, we reduce length of this the length of the workpiece, yes or no? जबकि टर्निंग ऑपरेशन में क्या करते कर रहे थे हम, with the help of turning operation we can reduce the diameter, yes or no? Similarly, grooving operation means this is the operation through which we can make grooves, yes or no? इस ऑपरेशन के थ्रू दोस्तों आप यहाँ पे ग्रूव फॉर्म करते हो like this. And this is our tool. With the help of this tool, we can perform this particular operation. This is called as grooving operation. Is that clear? And suppose if you want to make surface like this, अगर आपको कुछ इस तरीके से कोई कंटूर सरफेस बनानी है, करेक्ट है, तो इस तरीके की सरफेस हम बना सकते हैं बाय फॉर्म कटिंग. इज इट क्लियर? With the help of form cutting, we can produce this kind of surfaces. Yes or no? Is it clear? तो इसमें जब आप टर्निंग करोगे दोस्तों, तो आपका जो टूल होगा वो भी कुछ इसी शेप का होगा लाइक दिस. करेक्ट है? तो जैसे टूल का शेप होगा वैसे ही सरफेस यहाँ पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज फॉर्म कटिंग. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज थ्रेडिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज दिस इज अ वर्क पीस एंड इन दिस वर्क पीस वी नीड टू मेक अ थ्रेड्स. देन with help of threading operation in which we have a tool like this. Thread कैसे बनेंगे लो दोस्तों, you can see here like this. It is looking like this. करेक्ट है? आप यहाँ पे देख सकते हो like this. कुछ इस तरीके से थ्रेड्स यहाँ पे हम बना सकते हैं. And in this case here we have a tool. इसे कहते हैं V thread और metric thread. Is it clear? तो इस तरीके के टूल से दोस्तों हम थ्रेड बना सकते हैं. This is called as threading operation. And again here we have rotating motion like this, and this tool is moving in this direction. This is the direction of feed motion. Is it clear दोस्तों? जिसे कहते हैं हम थ्रेडिंग ऑपरेशन. तो ये कुछ ऑपरेशंस है जिन्हें हम एक्सटर्नली परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज दीज सेम ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इंटरनली. जो भी हमने एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑल द ऑपरेशंस आर आल्सो परफॉर्म इंटरनली. करेक्ट? जो भी ऑपरेशन एक्सटर्नली कर रहे हैं हम यहाँ पे सारे सारे ऑपरेशन हम इंटरनली भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? देन दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड इन लेथ मशीन. ये सानो दोस्तों. तो हमने देखा कि सेंट्रल लेथ मशीन क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, बेसिक पार्ट्स क्या है, एंड हाउ टू स्पेसिफाई दिस लेथ मशीन. करेक्ट? अब देखो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों लेथ मशीन की बात करूं, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन की बात करें अगर हम, टाइप्स ऑफ सेंट्रल लेथ. करेक्ट? तो देखो कैसे हम लिख सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों. करेक्ट है? कि कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टूल रूम लेथ मशीन हो सकती है, यस आर नो? टूल रूम लेथ. इज इट क्लियर? सिमिलरली वी हैव स्पेशल पर्पस टूल, स्पेशल पर्पस लेथ. करेक्ट है दोस्तों? टूल रूम लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ. करेक्ट? तो टूल रूम लेथ होती क्या है दोस्तों? बेसिकली this tool room lathe is used for making tools.
where accuracy is very high accuracy, high accuracy is required. करेक्ट है दोस्तों? जहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये टूल टूल रूम लेथ मशीन यूज होती है, और इससे हम बहुत सारे ऑपरेशन, मैनी ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म विद दिस लेथ मशीन। करेक्ट है? करेक्ट है दोस्तों? और इसे प्रोडक्शन लाइन में कभी यूज नहीं किया जाता है ना ये। इससे हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म तो कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज इन प्रोडक्शन लाइन। ऐसा नो। Correct. Now, if we talk about this special purpose lathe machine, then these are the form of central lathe. इसे हम किस लिए यूज करते हैं? These are developed from the center lathe. इसे सेंट्रल लेथ से कन्वर्ट किया गया दोस्तों, टू परफॉर्म और टू ऑब्टेन स्पेशल form of application, a special form of application which cannot be handled, which cannot be handled by conventional lathe machine. करेक्ट? तो दोस्तों हम इस स्पेशल पर्पज लेथ मशीन को वहां पे यूज करते हैं जहां पे कन्वेंशनल लेथ मशीन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है? तो कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन और दैट कैन बी परफॉर्म बाय स्पेशल पर्पज लेथ मशीन। इज इट क्लियर? तो ये काफी डिटेल्स हमने पढ़ ली। अब हम लोग सिंपल से दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ लेथ मशीन। करेक्ट है? क्या मैकेनिक्स यूज होती है, क्या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रल लेथ? तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताने वाला हूं, दैट इज इंस्टेड ऑफ इफ वी हैव गियर्ड हेड, अगर हमारे पास यहाँ पे गियर्ड हेड है, करेक्ट है दोस्तों, तो स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है? जनरली यहां से कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सपोज हियर वी हैव ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, करेक्ट, एंड सपोज इफ वी रिप्रेजेंट first speed is represented by n1, correct, and then second speed can be represented by, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? k टाइम्स ऑफ n1, yes or no? एंड सिमिलरली अगर मैं यहीं पे थर्ड स्पीड की बात करूं तो थर्ड स्पीड कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ n2। और यहाँ पे अगर सपोज मैं इसे n2 कह दूं एंड दिस इज n3, दिस इज n1, करेक्ट है दोस्तों? तो n2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? k टाइम्स ऑफ n1। तो क्या लिख सकता हूं मैं? k टाइम्स ऑफ n2 की जगह लिख दूं k टाइम्स ऑफ n1, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर टाइम्स ऑफ n1। करेक्ट? तो अगर यहाँ पे मैं nth स्पीड की बात करूं, nth स्पीड की, तो nth स्पीड क्या लिख सकते हैं दोस्तों? k टू द पावर n माइनस वन, k टू द पावर n माइनस वन टाइम्स ऑफ n1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Correct? So you can see here nth speed is equal to k to the power n minus 1 times of n1. Therefore, this k constant can be obtained by this nn divided by n1 whole to the power 1 divided by n minus 1. करेक्ट है दोस्तों? तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई इफ यू हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल,
कि सपोज यू हैव फर्स्ट स्पीड n1 is equal to 100 rpm, correct, and n10 is equal to 1000 rpm. इज इट क्लियर? तो ये आपको फर्स्ट एंड लास्ट स्पीड गिवन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड एट सेवेंथ स्पीड, करेक्ट है, n7 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जांपल है, करेक्ट है। तो मैंने आपको दोस्तों रिलेशन बताया कि k इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू n अपॉन n1 होल टू द पावर 1 अपॉन n-1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? करेक्ट है। एंड सपोज यहाँ पे कितनी स्पीड है? 10th स्पीड, करेक्ट, 10th स्पीड मशीन है ये, करेक्ट है, मीन्स n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएगा ये? 1000 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 10-1, या सिंपली कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 1 बाई 9, यस आर नो? यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी नहीं दोस्तों, k की वैल्यू, k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 बाई 9। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्पीड एट सेवेंथ स्पीड n7, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे n7, n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? n7, तो सिंपली क्या आ जाएगा ये? n1 टाइम्स ऑफ k टू द पावर n-1, यस आर नो? प्रीवियसली, चलो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। आपने यहां से k तो पता कर लिया, यहाँ पे अगर मैं इसे कह दूं दिस इज nn, तो यहां से क्या रिलेशन है? nn इज इक्वल टू n1 टाइम्स k to the power n-1, ये जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट एनी स्पीड, यस और नो, एनी इंटरमीडिएट स्पीड, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली n की जगह क्या लिख सकते हो? n7 n1 इंटू k टू द पावर n-1, और इंस्टेड ऑफ n-1 हियर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? n यहाँ पे 7 है, 7-1, तो सिंपली क्या आ गया? n7 इज इक्वल टू n1 टाइम्स ऑफ k टू द पावर 6, और यहाँ पे n1 कितना दिया हो? 100 rpm। k क्या निकल के आया था दोस्तों? k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1/9, तो 10 टू द पावर 6/9 लिख सकते हैं कि नहीं? एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द सेवेंथ स्पीड, इज इट क्लियर? तो दोस्तों इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट स्पीड दे दिया, करेक्ट है, तो आप इससे पता कर सकते हो कि इन बिटवीन कोई सी भी स्पीड हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट, यस आर नो? नेक्स्ट अगर हम मैकेनिक्स में आते हैं इसी मेटल कट लेथ मशीन के, तो यहाँ पे एक बहुत फेमिलियर टर्म पूछा जाता है, दैट इज मशीनिंग टाइम, करेक्ट है दोस्तों? मशीनिंग टाइम, देन यू कैन सी हियर मशीनिंग टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tm, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? l बाई एफ एन, इज इट क्लियर? इस रिलेशन की हेल्प से हम मशीनिंग टाइम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द वर्क पीस, करेक्ट, जिससे आपको टर्न करना इन मिलीमीटर। एफ इज ए फीड, और ये क्या कहलाता है? फीड दोस्तों, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में होगा ये सानो। एंड एन इज ए स्पीड, कटिंग स्पीड, क्या है दोस्तों? ये दिस इज कटिंग स्पिंडल स्पीड, और इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर आप इस यूनिट को यहाँ पे प्लेस करोगे, तो जो मशीनिंग टाइम आने वाला है दिस इज इन मिनट्स, तो इसका आंसर आपको मिनट्स में मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम, यस आर नो? करेक्ट। थर्ड आपसे पूछा जाता है दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट, एमआरआर क्या कहलाता है दोस्तों? मटेरियल रिमूवल रेट, यस आर नो? अब ये मटेरियल रिमूवल रेट और यूनिट क्या निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे? मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर इस यूनिट में मटेरियल रिमूवल रेट फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो कैसे हम पता कर सकते हैं? करेक्ट है, देखो कैसे, you can see here, suppose this is your workpiece, is it clear? This is your workpiece, and this is initial diameter of the workpiece, and after the turning it can be reduced up to this diameter, yes or no? इसको reduce करके इस diameter में convert कर दिया गया by performing turning operation, yes or no दोस्तों?
करेक्ट है. नाउ यू कैन सी हियर दिस डायमीटर इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज फाइनल डायमीटर. Yes or no? This diameter is called as final diameter. Is it clear? और मैं इसे लिख देता हूं कैपिटल डी एफ. एंड सिमिलरली दिस वन इज कॉल्ड एज इनिशियल डायमीटर, that is di. Yes or no? Correct. And the length of this object is L. Correct. And if we provide F as a feed, F feed हम provide कर रहे हैं और D depth of cut. तो दोस्तों यहाँ पे हम मटेरियल रिमूवल कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से लिख सकता हूँ मटेरियल रिमूवल रेट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ चिप्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट मटेरियल. यस और नो? करेक्ट. ये वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ डी नॉट स्क्वायर माइनस सॉरी डी आई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर. यस और नो? इनटू लेंथ. तो यहां से दोस्तों आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा. एंड मशीनिंग टाइम कैन बी रिटन एज एल बाई एफ एन. तो इस एल से ये एल तबाह हो जाएगा दोस्तों. तो सिंपल सा रिलेशन क्या आ गया? दिस एम आर आर कैन बी रिटन एज पाई टाइम्स ऑफ डी सॉरी दिस इज डी आई प्लस डी एफ बाई 2 और डी आई माइनस डी एफ बाई 2 ऐसे लिख सकता हूं इंटू एफ एन. ये रिलेशन आएगा कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एज एवरेज डायमीटर, मीन डायमीटर और एवरेज डायमीटर. एंड दिस वन इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट. इज इट क्लियर? तो इस एमआरआर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस एमआरआर कैन बी रिटन एज पाई डी एवरेज और मीन डायमीटर इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू एफ इंटू एन. ये सर नो? और इसको और सिंप्लीफाई करना है दोस्तों तो आप क्या लिख सकते हो पाई डी एवरेज इंटू एन. करेक्ट है. तो ये टर्म क्या कहलाएगा? दिस टर्म इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज कटिंग स्पीड. ये सर नो? तो सिंपली यहां से क्या आ गया कटिंग स्पीड सॉरी कटिंग वेलोसिटी इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू फीड. करेक्ट. तो दोस्तों ये हमारे पास है रिलेशन फॉर मटेरियल रिमूवल रेट. एंड सिमिलरली मटेरियल रिमूवल रेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस टर्म. करेक्ट. और इन दिस टर्म किसी भी फॉर्म में हम दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस और नो? समझ में आया कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द मटेरियल रिमूवल रेट. इज इट क्लियर? तो ये सिंपल मैकेनिक्स है जो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इस लेथ मशीन टॉपिक से. इसका एक और टॉपिक है दैट इज टेपर टर्निंग. टेपर टर्निंग. करेक्ट है दोस्तों. अगर मैं टेपर टर्निंग की बात करूं तो टेपर टर्निंग होता क्या है? Taper turning is nothing but uniform reduction in diameter throughout the length. Uniform reduction of diameter throughout the length is called as taper turning. Is it clear? यूनिफॉर्म डायमीटर के रिडक्शन को ही हम टेपर टर्निंग कहते हैं दोस्तों. लाइक दिस यू कैन सी हियर. करेक्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं देन ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे. यस और नो? लाइक दिस. इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि कैसे डायमीटर रिड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम दिस D1 diameter to this D2 diameter. yes or no? तो सिंपल सा आप देखो यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अल्फा. और ये जो अल्फा है दिस इज कॉल्ड एज सेमी टेपर एंगल. क्या कहलाएगा ये? सेमी टेपर एंगल. तो टेपर एंगल क्या होगा दोस्तों? तो टेपर एंगल इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. अब ये टेपर एंगल सेमी टेपर एंगल को हम कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है दोस्तों. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैग्निफाइड फिगर बनाता हूँ एक बड़ा सा डायग्राम. यू कैन सी हियर. करेक्ट. ये आपका वर्क पीस है
Now you can see here, this is the length up to which we need to perform taper turning. Yes or no? यहाँ पे होल लेंथ में ही टेपर टर्निंग किया जा रहा है. Yes or no? Correct. This is length L and this diameter is D1 and this diameter is D2. Now if I draw a line from this point parallel to the centroidal axis, correct है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो दोस्तों like this and similarly one line from here. तो आप देख सकते हो कि ये जो डायमीटर मिलेगा, this is also called as, ये क्या है दोस्तों, this is called as D2. Yes or no? This can be written as D2 और जो यहाँ पे ये बिगर डायमीटर था, this one is called as D1. Is it clear? समझ में आ गया दोस्तों? तो फिर ये यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस पोर्शन, इसको क्या कहेंगे हम? इसे मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, इसे क्या कहेंगे हम? ये लेंथ क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी नथिंग बट दिस इज रिटन एज D1 माइनस D2 बाई 2. करेक्ट है. बड़े वाले डायमीटर D1 डायमीटर में अगर D2 को माइनस कर दूं तो ये दिस प्लस दिस ये ही आएगा और इनका हाफ क्या कहलाएगा, D1 माइनस D2 बाई 2 एंड दिस इज द लेंथ. और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा. तो यहाँ से सेमी टेपर एंगल क्या आ गया, tan alpha can be written as D1 minus D2 by 2 times of L. So with the help of this formula we can easily find out the value of alpha. और जैसे अल्फा मिल जाता है तो टेपर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. और आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे. जनरली क्या होता है कि जब आप गेट एग्जाम में अगर सपोज अपियर हुए और आपने अल्फा निकाला और यही पहला ऑप्शन मिल जाएगा और तुरंत आप टिक करके आ जाओगे और वहीं गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है ना? तो याद रखना ये जो अल्फा आता है, दिस इज सेमी टेपर एंगल. इज इट क्लियर? इसे कहते हैं हम सेमी टेपर एंगल. ये आर नो? करेक्ट. तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों. ये क्या है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, मेथड्स आर यूज फॉर मेकिंग टेपर टर्निंग. कौन कौन सी मेथड यहाँ पे यूज की जा रही है फॉर मेकिंग टेपर टर्निंग? इज इट क्लियर? टेपर टर्निंग मेथड. तो कौन कौन सी दोस्तों? यू कैन सी हियर फर्स्ट मेथड दैट इज बाय यूजिंग कंपाउंड स्लाइड. With the help of this compound slide we can produce taper. Similarly, this taper turning can also be performed by using form cutting tool. और इसी फॉर्म टूल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉड नोज रेडियस टूल. करेक्ट है. ब्रॉड नोज रेडियस टूल भी कह सकते हैं और इस सिंपली वी कैन से दिस इज फॉर्म कटिंग टूल. अनदर मेथड होता है दोस्तों दैट इज ऑफसेटिंग और टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड. करेक्ट है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड. करेक्ट है दोस्तों. नेक्स्ट, बाय यूजिंग टेपर टर्निंग अरेंजमेंट. बाय यूजिंग टेपर टर्निंग अरेंजमेंट. करेक्ट है. तो ये कुछ मेथड्स है जिनके हेल्प से दोस्तों हम टेपर टर्निंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और कन्वेंशनल, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की मैं बात करूं तो ये डायरेक्ट कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग. इज इट क्लियर? करेक्ट है दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको जो बताने वाला हूं दैट इज टेपर टर्निंग बाय यूजिंग टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड. इससे इसके इस मेथड को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ. ठीक है दोस्तों? यू कैन सी हियर टेपर टर्निंग बाय यूजिंग टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड.
पहले इस मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो ये टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड है क्या? नाउ यू कैन सी हियर, suppose this is our workpiece. Is it clear? This is our workpiece, and in this workpiece we need to make taper turning. Is it clear? इसमें मुझे टेपर टर्निंग करनी है और टेपर टर्निंग करके इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। यू कैन सी हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइनल शेप। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय यूजिंग टेपर टर्निंग वी नीड टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा मटेरियल, यस और नो। इस वर्क पीस से इस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो ऑब्जेक्ट मिलेगा दैट इज टेपर्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा, यस और नो। अब इसके लिए करते क्या है दोस्तों, यू कैन सी हियर दिस इज सेंट्रल लाइन, सेंट्रोइडल लाइन। तो जनरली जब हम वर्कपीस को फिट करेंगे इन बिटवीन टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक, कुछ इस तरीके से फिट करेंगे, ऐसा नो, दोनों के सेंटर में। इज इट क्लियर? लाइक दिस, एंड दिस इज टेल स्टॉक, सॉरी दिस इज हेड स्टॉक एंड दिस इज टेल स्टॉक, यस और नो। तो टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में हम कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली प्लेस करते हैं, करेक्ट है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर मेथड, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, suppose this is our head stock, is it clear? This is our head stock and this is our center line of the workpiece, correct? And this is tail stock, is it clear? ये क्या हो गया दोस्तों, इसे हम टेल स्टॉक कहेंगे, करेक्ट है। एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड स्टॉक। तो होता क्या है कि इन टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, इन टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड द टेल स्टॉक इज प्लेस्ड एट सम ऑफसेट, कुछ ऑफसेट कर देते हैं हम टेल स्टॉक को फ्रॉम द सेंटर लाइन, यस और नो, करेक्ट है। इस सेंटर लाइन से कुछ ऑफसेट यहाँ पे कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस योर वर्क पीस इज पोजिशन लाइक दिस, वर्क पीस की पोजिशनिंग कुछ इस तरीके से होगी एंड नाउ वी कैन परफॉर्म टेपर टर्निंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो कि इस सेंटर से इस सेंटर तक ये जो हाइट है जिसमें हमने इसे ऑफसेट प्रोवाइड किया है, करेक्ट है। दिस हाइट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टेपरिंग रिक्वायर्ड, यस और नो। ये हाइट, इसे मैं x से डिनोट करता हूं सपोज, देन दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट, टेल स्टॉक ऑफसेट, इज इट क्लियर? डिस्टेंस ऑफ टेल स्टॉक ऑफसेट, करेक्ट है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टेपर एंगल रिक्वायर्ड, यस और नो। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन अल्फा टेपर एंगल एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों पैरामीटर में दोस्तों ये डिपेंड करता है, करेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी इफ आई ज्वाइन दिस सेंटर्स, करेक्ट, देन हियर वी कैन गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो। और इस पर्टिकुलर फिगर से दोस्तों देखूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सेमी टेपर एंगल एंड फ्रॉम दिस फिगर सेमी टेपर एंगल tan अल्फा कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, हमने प्रीवियसली ऑलरेडी इसको लिखा था दोस्तों, d इनिशियल माइनस d फाइनल डिवाइडेड बाई 2, यस और नो। यही था आपका डिवाइडेड बाई 2l, करेक्ट है। दिस इज tan अल्फा एंड फ्रॉम दिस डायग्राम दिस tan अल्फा कैन बी रिटन एज this length is x and this perpendicular distance is x, so simply x by l लिख सकते हैं क्या? And now you can see here in both the equations alpha is same, so simply here we can write x by l is equal to di minus df divided by 2 times of l। तो l से l कैंसल आउट हो गया दोस्तों, तो सिंपली क्या रिजल्ट मिल गया, di minus df by 2। तो with the help of this formula we can easily calculate the amount of offsetting required when we need to convert diameter from di to d final up to length l, is it clear? तो ये इसे मैं कह देता हूं दोस्तों this is case 1 and in which the whole length tapering of the tapering in the object whole length is required, yes or no, up to whole length, करेक्ट। मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट के कंप्लीट लेंथ तक आपको टेपरिंग करनी है। कई बार कैसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, कुछ ऐसी नीड आती है where we need to perform taper turning up to a certain portion of the workpiece, yes or no,
करेक्ट है, तो मैं इसे सेकंड केस कह देता हूं. एंड इन दिस केस यू कैन सी हियर वी नीड टू मेक ऑब्जेक्ट लाइक दिस. करेक्ट है दोस्तों, कुछ इस तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने टेपरिंग प्रोवाइड की है अप टू सम पार्शियल लेंथ, यस और नो, नॉट फुल लेंथ. फुल लेंथ टेपरिंग ना करके पार्शियल लेंथ तक ही टेपरिंग किया गया है. इज इट क्लियर? सपोज दिस इज फुल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? और ये लेंथ कितनी है दोस्तों? एल लेंथ. एंड दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज कॉल्ड एज small l. Is it clear? This is called as small l. And suppose this is d1 diameter and this is also d1 diameter and this is d2 diameter. Is that clear? Now in this case you can see here if we can write the equation of semi taper angle, that is alpha. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? From this tan alpha can be written as d1 minus d2 by 2 times of small l. Yes or no? इसे लिख सकते हैं क्या? Suppose this is equation 1. Now tell me, suppose if you make this tapering in tailstock set over method, then up to what length we need to hold, or we need to we need to hold the workpiece in between the tailstock and headstock. Yes or no? Suppose ये हमारा वर्कपीस है जिसकी लेंथ है क्या? L. तो अगर आपको tailstock सेट ओवर मेथड यूज करनी है तो मुझे किस लेंथ तक के ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना पड़ेगा? इधर पार्शियल लेंथ और होल लेंथ. करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि for making taper turning with help of this method, the whole object we need to टोटल लेंथ तक आपको यहाँ पे ऑफसेट करना पड़ेगा. ये सर नो, ना कि पार्शियल. इज इट क्लियर? एंड अगेन दिस इज सपोर्ट दिस लेंथ इज x एंड दिस इज कंप्लीट लेंथ l एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एंगल. तो इस ऑफसेट की वजह से यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों? tan अल्फा कैन बी रिटर्न एज x बाई एल. समझ में आया कि नहीं? आप ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन, कहीं इन बिटवीन यहाँ पे कहीं आप सपोज ऐसे कुछ, ये आपका वर्क पीस है, ओरिजिनल वर्क पीस, सेंटर लाइन, और यहाँ पे आपने टेल स्टॉक को फिट कर दिया और यहाँ पे हेड स्टॉक, और फिर आप ऑफसेट ऐसे कर रहे हो, तो ये ऑफसेट पॉसिबल नहीं है. ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन बोथ आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी हाफ लेंथ तक को आप ऐसा टेपरिंग नहीं कर सकते हो. ऐसा नो, कुछ इस तरीके से आप इसको फिट नहीं कर सकते हो. ये कंप्लीट लेंथ तक ही आपको इसे ऑफसेट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कि क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है. तो इस केस में जो इक्वेशन आया tan अल्फा दैट इज इक्वल टू x बाई कैपिटल एल है. ध्यान रखना, हियर वी हैव x बाई कैपिटल एल. अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर दूं, बिकॉज इन बोथ द इक्वेशंस वी हैव सेम टेपर एंगल, तो सिंपली क्या लिख सकता हूं मैं? x बाई एल इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल l. तो x क्या आ गया दोस्तों? ये d1 माइनस d2 बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल l टाइम्स ऑफ कैपिटल L. तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों. यस आर नो? तो इसे याद रखना, जबकि हमने प्रीवियस केस में क्या देखा था कि ओनली अप टू, since in this case the whole object is need to make taper. Yes or no? So in this case the offset can be written as x is equal to di minus df by 2. बट यहाँ पे जब चूंकि आप कुछ पार्शियल लेंथ की टेपरिंग करनी है तो उस केस में हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इधर यू कैन रिमेंबर दिस डेरिवेशन और दिस फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. यस आर नो? तो ये चाहे आप फॉर्मूला याद कर लो, चाहे आप इसका डेरिवेशन याद रखो. डेरिवेशन क्या है? सिंपल से दो इक्वेशन है. अगर ये आपको इक्वेशन लिखने आ गए तो दोस्तों यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी. और गेट एग्जाम में, करेक्ट है, गेट 2014 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड क्या है और क्वेश्चन क्या था. मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूं उसके डेटा के साथ. क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक शाफ्ट है, कोई एक शाफ्ट नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ इस तरीके से टैपरिंग प्रोवाइड की गई थी. ठीक है दोस्तों, ये लेंथ आपका 55 है जहां तक आपको टैपरिंग करनी थी,
और टोटल लेंथ है आपका कितना दोस्तों, टोटल लेंथ इज नथिंग बट दिस इज 90 मिलीमीटर, करेक्ट है। और यहाँ पे जो डायमीटर था दिस इज 80 मिलीमीटर, एंड हियर वी आल्सो हैव 80 मिलीमीटर डायमीटर, एंड हियर वी हैव 65 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट पार्ट था दैट इज हाउ मच टेपर एंगल, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। सेकंड पूछा गया था कि इफ दिस टेपरिंग इज परफॉर्म्ड बाय टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड देन हाउ मच मिलीमीटर टेल स्टॉक सेट ओवर इज रिक्वायर्ड। यस और नो, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि tan अल्फा का रिलेशन होगा di माइनस डी एफ बाई टू, ये आर नो, 2 टाइम्स ऑफ एल, और ये एल कौन सा है, स्मॉल एल, क्योंकि इसे मैं कह सकता हूं दिस इज स्मॉल एल एंड दिस इज कैपिटल एल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 55, यहां से आ जाएगा ये tan अल्फा, करेक्ट है। तो क्या आएगा ये 80 माइनस 65 कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 55 into 2 that is 1110, sorry 110, shift tan इनवर्स। तो इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों यहां से अल्फा इज इक्वल टू 7.766 डिग्री। तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 15.54 डिग्री, करेक्ट। यहां से ये वैल्यू आती है, बट क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपको बताना था यहाँ पे कि दिस एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, सॉरी डिग्री एंड मिनट, इसमें हमको आंसर बताना था, करेक्ट है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 15 डिग्री तो एज इट इज है, लेकिन 0.454 डिग्री है, तो 0.54 डिग्री को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है दोस्तों 60 मिनट ऑफ आर्क, करेक्ट है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 1/60, यस आर नो। तो यहाँ पे कितना डिग्री, 0.54 डिग्री, तो 0.54 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.54 डिग्री को हम मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.54 डिग्री कैन बी रिटन एज 0.54 इंटू 60, क्योंकि एक डिग्री में 60 सेकंड होते हैं, तो 0.54 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, तो सिंपली 0.4 से मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मिल जाएगा कि नहीं, और आंसर यहां से मिलता है 32.4 मिनट। तो फिर ये आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 डिग्री तो है ही है, 15 डिग्री 32 मिनट, ये सार नो, 32.4 को मैं छोड़ देता हूँ, 32 मिनट। तो ये आंसर आपसे पूछा गया था 2 अल्फा, करेक्ट है, ना कि 15.54, 15 डिग्री 32 मिनट, ये आंसर पूछा गया था। और जो मिनट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, यू कैन सी हियर लाइक दिस, इज इट क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि हाउ मच ऑफसेट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑफसेट इज रिक्वायर्ड, करेक्ट है दोस्तों। तो ऑफसेट के लिए क्या करूं मैं यहाँ पे, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं x बाई कैपिटल L इज इक्वल टू डी आई माइनस डी एफ बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल। तो x का डायरेक्ट फॉर्मूला पहले पुट कर दूं यहाँ पे, 80 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55 इंटू होल लेंथ दैट इज 90। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, 15 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 110, तो इससे आंसर आता है 12.57, सॉरी 12.57 मिलीमीटर, करेक्ट है। तो यहाँ पे x आ गया 12.57 मिलीमीटर, इतने ऑफसेट की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये सार नो।
तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कि हाउ टू कैलकुलेट टेपर एंगल एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू मिनट और मिनट टू डिग्री, वाइस वर्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। करेक्ट है। और डिजिटल कैलकुलेटर होता है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। करेक्ट, अदरवाइज नहीं तो आपके जो कैलकुलेटर्स थे है ना, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की जगह पे जो डिजिटल कैलकुलेटर्स आप लोग यूज करते हो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन होता है इसको डिग्री से मिनट में, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया इस स्टेप पर टर्निंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस लेथ मशीन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज शेपिंग ऑपरेशन। करेक्ट है। तो शेपिंग ऑपरेशन एंड प्लानिंग ऑपरेशन, इन दोनों ऑपरेशन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। एंड बोथ ऑपरेशंस आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस। एंड दोनों ऑपरेशन सेम टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम इसी को देखने आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा कि यहाँ पे दो तरीके के मोशन होंगे। करेक्ट है, दो तरीके के मोशन होंगे। करेक्ट है, एक कटिंग मोशन है और एक है फीड मोशन। करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू शेपिंग ऑपरेशन, देन द कटिंग मोशन इज प्रोवाइडेड टू द टूल, और यही टूल आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसी को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं। यस आर नो? मतलब टूल रेसिप्रोकेट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क पीस एंड फीड मोशन इज प्रोवाइडेड टू द वर्क पीस। वर्क पीस को हम फीड मोशन प्रोवाइड करें। बट इन केस ऑफ प्लेनिंग ऑपरेशन, द कटिंग मोशन इज प्रोवाइडेड टू द वर्क पीस and it is reciprocating. It is having reciprocating motion, while as the feed motion is provided to the tool. करेक्ट, फीड मोशन दोस्तों हम यहाँ पे टूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बोलो। फीड मोशन हम यहाँ पे टूल को प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट है, तो यही बेसिक डिफरेंस है। In case of shaping operation, the cutting motion is provided to the tool, but in case of planing operation, the cutting motion is provided to the workpiece. And similarly, in case of feed motion, here we have vice versa. फीड मोशन में वर्कपीस को हम देते हैं शेपिंग में और टूल को देते हैं हम प्लानिंग ऑपरेशन में। ये सार नो। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को ये रहता है कि सर एक शेपिंग मशीन में वर्कपीस स्टेशनरी होता है और टूल मूव करता है, जबकि प्लानिंग में वर्कपीस मूव करता है, टूल स्टेशनरी होता है। तो ये आंसर गलत है। दोनों ही चीजें यहाँ पे दोनों को मोशन प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, ऑल्दो ड्यूरिंग द कटिंग, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक, शेपिंग ऑपरेशन में वर्कपीस स्टेशनरी होता है और टूल आपका रेसिप्रोकेट हो रहा है। लेकिन जैसे एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक, तो टू वर्कपीस ऑटोमेटिकली वर्कपीस को हम फीड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे न्यू सरफेस टूल के सामने आती है और फिर हम कटिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये सब जरूरत क्यों पड़ा, तो यू कैन सी हियर, सपोज हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ मेक अ शेपर मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा होता है, एक रैम। करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज RAM, and in this RAM here we have a tool like this. करेक्ट, ऐसा टूल होता है और इसके नीचे आपने देखा होगा एक ऐसा लीवर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज फ्रेम इन विच हियर वी हैव अ फ्रेम, ओवर दिस हियर वी हैव अ वाइस, एंड इस वाइस में ऐसे वर्क पीस को यहाँ पे होल्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कैसा एक लीवर लगा होता है और इसी के साथ यहाँ पे एक रॉड से इस मैकेनिज्म को कनेक्ट किए करते हैं हम। करेक्ट है दोस्तों। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इन दिस केस योर रैम इज रेसिप्रोकेटिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड यू कैन सी, जस्ट सी हियर,
दिस पोर्शन ऑफ द रैम इज ओवरहैंग, यस और नो, ये जो रैम का पोर्शन है ये ओवरहैंग है, यस और नो। जबकि अगर मैं यहीं पे प्लानिंग मशीन की बात करूं तो प्लानिंग मशीन में होता क्या है दोस्तों, हियर वी हैव टू कॉलम्स और साथ में यहाँ पे होता है एक बीम, करेक्ट है, और इसी बीम में यहाँ पे लगा होता है टूल, करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा टूल होगा। एंड हियर वी हैव अ टेबल, ओवर दिस टेबल हियर वी हैव वर्क पीस एंड दिस टेबल कैन रेसिप्रोकेट, यस और नो। तो अगर मैं टेबल और वर्क पीस के बीच में देखूं कॉन्टेक्ट, करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये होल टेबल रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो इसको अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे जो टेबल होता है इसका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है इस सरफेस से, करेक्ट, और इसके ऊपर वर्क पीस और इस सरफेस के ऊपर रेसिप्रोकेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देर इज नो ओवर हैंगिंग पोर्शन, यहाँ पे कोई ओवर हैंगिंग पोर्शन नहीं है, बट इन दिस केस हियर वी हैव ओवर हैंगिंग पोर्शन, इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस शेपर मशीन इज लिमिटेड टू स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रोक। समझ में आया कि नहीं? अगर ज्यादा आप लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्रोवाइड कर दोगे तो ये ओवरहैंग होने की वजह से क्या होगा, ये इसके सेल्फ वेट की वजह से ही टूल लिटिल बिट क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रैम डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्ट हो गया तो कभी भी फ्लैट सरफेस हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है दोस्तों। बट इन केस ऑफ दिस प्लानिंग मशीन देर इज नो ओवरहैंगिंग पोर्शन, देर इज नो ओवरहैंगिंग पोर्शन, देयरफॉर यहाँ पे कोई ओवरहैंगिंग पोर्शन नहीं है दोस्तों, देयरफॉर लार्ज stroke length can be obtained, लार्ज स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्टेन कर सकते हैं, ये सानो, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लानिंग ऑपरेशन, करेक्ट है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो शेपिंग ऑपरेशन होता है इट इज बेसिकली यूज फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, इसे हम स्मॉल स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे और प्लानिंग मशीन को यूज करेंगे हम लार्ज साइज। और यहीं पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की बात देखूं तो ये लाइट ड्यूटी कंस्ट्रक्शन होता है इसका, जबकि यहाँ पे अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें प्लानिंग के बेसिस में तो ये हैवी ड्यूटी होती है, करेक्ट है दोस्तों, हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन करते हैं, करेक्ट। तो अब आई थिंक दोस्तों, और इवन अगर हम मैकेनिज्म की बात करें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, तो यहाँ पे सिंपल स्लाइडर सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज होता है। जबकि यहाँ पे दोस्तों इन केस ऑफ प्लानिंग मशीन हियर वी यूज विथ वर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, करेक्ट, क्योंकि सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मोशन की भी लिमिटेशन होती है कि अप टू सर्टेन लेंथ तक ही स्ट्रोक लेंथ हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रोक लेंथ वी नीड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्लॉटेड लीवर। तो अगर आपको एक लिमिट से ज्यादा अगर आपको स्ट्रोक लेंथ इंक्रीज करनी है तो बहुत बड़े स्लॉटेड लीवर की जरूरत पड़ेगी, जो अल्टीमेटली मशीन को हैवी बना देता है, इज इट क्लियर? तो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेपिंग मशीन एंड प्लानिंग मशीन, यस और नो, करेक्ट है दोस्तों। आई थिंक समझ में आ गया क्या क्या ये हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स ऑफ दिस शेपिंग ऑपरेशन। अगर मैं इसकी मैकेनिक्स के बारे में दोस्तों बताऊं तो कैसे हम देख सकते हैं इसको। सपोज दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, this is length and this is width, and similarly this is height, correct है दोस्तों, this is height h। Now suppose if you want to perform shaping operation and you need to reduce its height, आपको दोस्तों यहाँ पे इसकी कुछ हाइट को रिड्यूस करना है, लाइक अप टू दिस हाइट, करेक्ट है। तो ये जो मिल रहा है दिस इज और फाइनल हाइट, तो इस पोर्शन को मुझे मटेरियल को रिमूव करना है, इज इट क्लियर दोस्तों? तो सिंपली आप कह सकते हो दिस इज इनिशियल हाइट कैपिटल एच एंड दिस इज फाइनल हाइट स्मॉल एच, करेक्ट है।
तो ये वह हाइट है जिसे मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं इसे डेल्टा एच कह सकता हूं क्या? एंड दिस डेल्टा एच इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? तो इस मटेरियल को मुझे रिमूव करना है, तो सिंपली दोस्तों याद रखना, ड्यूरिंग शेपिंग ऑपरेशन in both side along the length and along the width, both side we provide clearance like this. यहाँ पे कुछ ऐसा clearance provide करते हैं, this is clearance, suppose this is C and this is C clearance and this is width B, correct? तो total width क्या हो गया? Capital B is a total width which we need to travel by the tool, yes or no? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 times of C plus B, या simply we can say 2B plus 2 times of C, करेक्ट है? ये विड्थ हो गई टोटल. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट लेंथ, देन यू कैन सी हियर द टूल कैन मूव अप टू दिस लेंथ, यस और नो? और इस लेंथ में आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है, दिस इज द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज अप्रोच लेंथ एंड दिस इज ओवर ट्रेवल लेंथ. तो यहाँ पे अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रोक विच कैन बी ट्रेवल्ड बाय द टूल, तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इट कैन बी रिटन एज a plus L plus O, where A is a approach length, L is the length of the object, and O is a over travel distance. Yes or no? Correct. And suppose F is a feet per double stroke. कई लोग इसे फीट पर स्ट्रोक भी कहते हैं, कई लोग इसे फीट पर फीट, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मिलीमीटर पर स्ट्रोक. मतलब टूल एक बार इस एंड को, सपोज वन एंड से जाके सेकेंड एंड, या सिंपल मैं कह दूं स्टार्ट से जाके एंड तक जाता है और फिर ये रिटर्न हो जाता है, तो जाके लौटे में, तो ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कटिंग स्ट्रोक. ये जो डायरेक्शन मैंने शो किया, दिस इज कॉल्ड एज कटिंग स्ट्रोक, और सिंपली दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्ट्रोक. करेक्ट है दोस्तों? तो ये कई सारे नाम से आता है, जाना जाता है. और अगर इस डायरेक्शन में टूल मूव कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम रिटर्न स्ट्रोक. And this is idle stroke. During the during the return stroke, the cutting action cannot be performed. Yes or no? तो ये टूल फॉरवर्ड से रिटर्न होके लौट आए, तो इसे कहते हैं हम सिंगल स्ट्रोक, या कई लोग इसे डबल स्ट्रोक भी कहते हैं. इज इट क्लियर? तो जो यहाँ पे हम फीट प्रोवाइड करें, दैट इज मिलीमीटर पर स्ट्रोक. मतलब टूल फॉरवर्ड से रिटर्न होके आ गया, तब जाके वर्कपीस आपका एडवांस होगा. इज इट क्लियर? And this delta h is a height we need to reduce. This is the amount of height which we need to reduce. करेक्ट है दोस्तों? तो सिंपल से अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं और मैं कुछ और इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, लाइक v1 is a velocity during cutting stroke, and v2 is a velocity during return stroke. करेक्ट है? एंड सिमिलरली t1, that is time taken in cutting stroke, and t2 is the time taken in for return stroke. यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों? तो ये कुछ यहाँ पे ये वैल्यूज दी रहती है. तो अगर मैं बात करूं कि टोटल मशीनिंग टाइम पर स्ट्रोक, ये क्या है? दिस इज टी इज अ टाइम मशीनिंग टाइम पर स्ट्रोक. अगर मैं इसको लिखना चाहूं, पर स्ट्रोक का मतलब जाके लौटने तक का, ठीक है ना? तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? इट कैन बी रिटर्न एज एल वाई वी वन प्लस एल वाई वी टू. टी वन प्लस टी टू लिख सकता हूँ कि नहीं? तो सिंपली क्या आ गया? ये एल वाई वी वन प्लस एल वाई वी टू. दिस इज द टाइम टेकन पर स्ट्रोक. इतना इतना दोस्तों टाइम लगेगा पर स्ट्रोक. करेक्ट है? अब टोटल मशीनिंग टाइम अगर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मशीनिंग टाइम कैन बी रिटन एज टाइम टेकन फॉर वन स्ट्रोक इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ स्ट्रोक required, total number of stroke required. Yes or no?
करेक्ट है। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड निकालना चाहूँ तो दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे एफ फीड दे रहे हो, सपोज यू कैन सी हियर, ये आपके पास वर्क पीस है और एक बार में इतना मटेरियल कट हो रहा है, तो ये क्या है, दिस इज फीड। तो होल विड्थ को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड होंगे, बोलो। तो सिंपली लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, या सिंपली कह सकते हैं टू कवर होल विड्थ। होल विड्थ को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम दोस्तों लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय फीड, ये सर नो, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इट कैन बी रिटन एज, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि सपोज आपको डेल्टा एच रिड्यूस करना है, और अगर मान लें कि डेल्टा एच यहाँ पे, डेल्टा एच जिसे आपको रिड्यूस करना है दोस्तों, डेल्टा एच आपको जिसे रिड्यूस करना है ये 20 मिलीमीटर रिडक्शन है, जबकि जो आपका डेप्थ ऑफ कट है वो 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि आपको 20 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ कट, इतने टाइम्स आपको डेप्थ ऑफ कट गिवन देना पड़ेगा, ऐसा नो, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नो, करेक्ट। तो डेल्टा एच बाई टी इज अ नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक, सॉरी नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड। तो अब यहां से अगर मैं लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी बाई एफ, ये तो एक सिंगल डेप्थ ऑफ कट में नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड है, इनटू नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट का मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल मशीनिंग टाइम, टीएम इज अ टोटल मशीनिंग टाइम, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल मशीनिंग टाइम कैन बी रिटन एज एल बाई वी वन प्लस एल बाई वी टू इंटू क्या आएगा दोस्तों, पी बाई एफ इंटू डेल्टा एच बाई डी। ये आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड, और ये टर्म बताता है कि हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वन स्ट्रोक। तो इस रिलेशन की हेल्प से दोस्तों हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मशीनिंग टाइम इन शेपिंग ऑपरेशन, और यही सेम रिलेशन वैलिड होगा फॉर प्लानिंग ऑपरेशन, करेक्ट है। तो दोनों के लिए ये सेम रिलेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सर नो। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या ये रिलेशन। ओके तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिलिंग ऑपरेशन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस दैट इज मिलिंग ऑपरेशन, इज इट क्लियर। तो शेपिंग ऑपरेशन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता दोस्तों। नाउ दिस मिलिंग ऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। तो देखो क्या होता है ये मिलिंग ऑपरेशन। तो सिंपली मिलिंग ऑपरेशन इज नथिंग बट, milling operation, this is nothing but it is a cutting operation in which the workpiece is fed against the rotating cylindrical tool, yes or no, which is having multiple cutting tooth, yes or no. So simply you can see here, suppose this is our workpiece, is it clear, this is our work, this is our workpiece, and this is our milling cutter, and in the periphery of this milling cutter here we have a tooth like this is called as milling tooth, is it clear, correct, like this.
and this milling cutter can rotate about this axis. तो दोस्तों होता है क्या है कि this milling cutter is rotating about its own axis and now this workpiece is moving, this workpiece is feeding towards this direction. इस डायरेक्शन में हम इस वर्कपीस को फीड करें, करेक्ट है। तो यहाँ से ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ये सार नो। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कहते हैं मिलिंग ऑपरेशन। एंड मिलिंग ऑपरेशन हियर वी हैव मल्टी पॉइंट कटिंग टूथ। इसे क्या कहेंगे हम? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल दोनों में से, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में से किस कटिंग टूल की इकोनॉमी बेटर होगी, तो हमेशा आंसर रहेगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इज इट क्लियर? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से ज्यादा एमआर मटेरियल रिमूवल रेट ऑब्टेन किया जा सकता है, करेक्ट है। नाउ एंड दिस इज कॉल्ड एज मिलिंग कटर, करेक्ट। तो सिंपल से मिलिंग ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द ऑपरेशन इन विच द वर्क पीस कैन बी फीड against the tool which is where we have multi-point cutting tool. Yes or no? Correct. Now if we talk about the types of milling cutter, then types of milling operation, then basically here we have two types of milling operation. Is that clear? First one, that is peripheral milling. करेक्ट, पेरिफेरल मिलिंग। और दूसरा होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम फेस मिलिंग। अब अगर मैं पेरिफेरल मिलिंग की बात करूं तो इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्लैब मिलिंग। और जो फेस मिलिंग होता है इसी को कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एंड मिलिंग। अब अगर मैं बात करूं तो जो पेरिफेरल मिलिंग होता है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मिलिंग। ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में दोस्तों ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, करेक्ट है। जबकि दिस फेस मिलिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। करेक्ट, वर्टिकल मिलिंग मशीन में हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ यू कैन सी, और अगर मैं डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूं दोस्तों, तो सपोज यू कैन सी हियर this is our work piece. Is it clear? This is our work piece, correct? And over the work piece here we have a milling cutter like this. This is milling cutter. And in the periphery of this milling cutter, here we have cutting tooth. Yes or no? And this is the shaft जहाँ पे हम इस मिलिंग कटर को, इसे आर्बर कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम मिलिंग कटर को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। इज इट क्लियर? एंड हियर वी हैव अ टूथ लाइक दिस, milling cutters like this. Now you can see here in this particular operation the tool can be rotated about this axis. इस axis के about ये tool rotate हो सकता है। Is it clear? इस axis के about, इस अपने axis के about rotate हो रहा है। So now you can see here the axis of rotation of the tool, axis of rotation of the tool, simply आप क्या कह सकते हो, axis of rotation of the tool is parallel to the machine surface. ये दोस्तों this is, चलो मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। This is axis of the machine surface. Yes or no? Correct. तो machine surface is parallel to the axis of the milling cutter. This is called as peripheral milling. इसे कहेंगे दोस्तों हम, this is called as peripheral milling. तो सिंपल से अगर आपसे पूछा जाए कि what is peripheral milling, तो simply you define if the axis of rotation of the workpiece is parallel to the axis of rotation of the, axis of rotation of the tool is parallel to the machine surface, then this is called as peripheral milling. And suppose if we talk about
face milling. Now you can see this is your workpiece and this is your milling cutter. Correct. And in this here we have in this we have तो दोस्तों इसके पेरीफेरी में यहाँ पे होते हैं टीथ। करेक्ट है। तो आप देख सकते हो इन दिस केस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पे सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टूल इज वर्टिकल। यस और नो? जो आपका टूल होगा वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, बट द मशीन सरफेस इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस और नो? इज इट क्लियर? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन and this is axis of the workpiece machine surface. This is machine surface and this is axis of rotation. करेक्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि इन व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर इज परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस then this is called as face milling, and when the axis of rotation of the tool is parallel to the machine surface then this is called as peripheral milling. This is the basic difference between peripheral milling and face milling. Next if we talk about this पेरीफेरल मिलिंग, तो दोस्तों पेरीफेरल मिलिंग भी दो तरीके का हो सकता है। इज इट क्लियर? हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेरीफेरल मिलिंग, दैट इज अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है ना, तो आप इसे ध्यान से देखना दोस्तों। हियर वी हैव अप मिलिंग एंड इन दिस साइड हियर वी हैव डाउन मिलिंग। करेक्ट है। नाउ यू कैन सी, पहले हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। सपोज दिस इज अवर मिलिंग कटर, करेक्ट, and this is your workpiece. Correct, and this is tooth of the milling cutter like this. Correct है दोस्तों? And this milling cutter is rotating about this axis in clockwise direction. Yes or no? Now you can see here for finite metal revolve again this cutter can rotate about its own axis. ये आपका मूव नहीं करेगा, but this workpiece can be moved. करेक्ट, तो हम जो फीड मोशन है वो हम वर्कपीस को प्रोवाइड करेंगे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन। इज इट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन। इस डायरेक्शन में हम वर्कपीस को टूल के अगेंस्ट में फीड करेंगे दोस्तों। यस और नो? एंड नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस कटिंग एज इफ आई ड्रॉ इट्स टेंजेंशियल कटिंग वेलोसिटी देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यस और नो? कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मोशन, डायरेक्शन ऑफ कटिंग मोशन। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन केस ऑफ मिलिंग the direction of cutting motion is opposite to the direction of feed motion. Similarly, if we represent in down milling, then you can see here this is our tool and in this here we have a cutter tooth like this. Correct है दोस्तों? And in this tool is rotating in anti-clockwise direction. Correct है? Anti-clockwise direction में rotate हो रहा है दोस्तों। Correct? तो you can see here in this case the feed motion is again provided in this direction. This is called as feed motion. But if I draw a tangential velocity with respect to contact point where this tool is rotating in anti-clockwise direction,
then with the help of this arrow we can represent the cutting velocity direction. Yes or no? This is called as cutting motion. So in this case you can see here the direction of cutting motion and feed motion both are in same. Is that clear? And in case of up milling, if we talk about in case of up milling, the metal cutting starts from low metal level to high metal level. But in case of down milling, the metal cutting is always starts from high metal level to low metal level. This is the basic difference between up milling and down milling दोस्तों. करेक्ट है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, in up milling metal cutting start from low metal level to high metal level. लो मेटल लेवल से हाई मेटल लेवल की तरफ जब मेटल कट होता है तो इसे कहते हैं अप मिलिंग. एंड सिमिलरली इफ द मेटल कटिंग starts from high metal level to low metal level, correct, then this is called as down milling. This is the basic difference. Second difference, in case of up milling, the direction of cutting motion and feed motion is opposite to each other, is opposite. सिंपली लिख सकते हैं क्या? बट इन केस ऑफ डाउन मिलिंग द डायरेक्शन ऑफ cutting motion and feed motion are in same, करेक्ट. तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे चांसेस ऑफ फिक्सर्स ड्रैग इज वेरी लो, जबकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फिक्सर्स ड्रैग इज वेरी हाई. क्यों ऐसा होगा दोस्तों? Because you can see here in case of the direction of cutting motion and feed motion is same, तो ये दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे जिससे की वजह से फिक्सर्स के ड्रैग होने के चांसेस ज्यादा होंगे. अब यहाँ पे फीड मोशन एंड कटिंग मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ फिक्सर्स ड्रैग क्या होगा? वेरी लो होगा. ऐसा नो. और चूंकि यहाँ पे मेटल कटिंग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम लो मेटल लेवल, तो यहाँ पे दोस्तों जो कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है दिस इज लो and therefore cutting power requirement is low. But in this case, since metal cutting starts from high metal level to low metal level, therefore the cutting force requirement is very high, and similarly we can say the cutting power requirement is also very high, correct. But in this case, in case of up milling, if we talk about surface finish, then here we can get poor surface finish, but in case of down milling the surface finish will be better, करेक्ट. क्यों? क्योंकि जब ये कटर यहाँ से कट करके इधर आगे बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी एक टूथ ऐसा लिफ्ट हो चुका होगा दोस्तों, इसकी वजह से ये स्क्रैच फॉर्म नहीं कर पाता. जबकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जैसे आगे मूव करेगा तो दूसरा टीथ यहाँ पे एंगेज होने वाला होगा, तो ये एंगेज होने से पहले काफी डिस्टेंस तक स्क्रैच ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका होगा. इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे पुअर सरफेस मिलेगी दोस्तों. एंड इफ वी टॉक अबाउट टू लाइफ, क्योंकि तो यहाँ पे टू लाइफ दोस्तों क्या मिलेगा? पुअर टू लाइफ, लो टू लाइफ. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे मेटल कट करोगे लो मेटल लेवल से हाई मेटल लेवल, और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके के आपके पास टीथ है, तो इन बिटवीन ये मेटल यहीं पे इकट्ठा होता चला जाता है. कब तक? जब तक आपको टूथ कंप्लीट ऊपर ना पहुंच जाए टॉप पोर्शन तक, तब तक ये मेटल यहीं पे इकट्ठा होता चला जाएगा. तो जो भी चिप की हीट है वो सारी की सारी हीट कटर के टूथ को ट्रांसफर हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस the chance of failure of the tool is increases because of high temperature. That's why here we can write the tool life is low, but in this case the tool life is more. tool life कैसी होगी दोस्तों? ज्यादा होगी. तो ये बेसिक डिफरेंस है अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग में. ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं
मैकेनिक्स ऑफ मिलिंग, मेटल कटिंग, मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग इन मिलिंग ऑपरेशन। करेक्ट है। तो सबसे पहला टर्म आएगा, मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे दो फीड होगी दोस्तों। एक फीड आप टेबल को प्रोवाइड करोगे और एक फीड होगा आपका कटर के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं यहाँ पे इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सपोज दिस इज योर वर्क पीस। करेक्ट, दिस इज योर वर्क पीस एंड दिस इज योर मिलिंग कटर। करेक्ट है दोस्तों। नाउ यू कैन सी हियर, एफ को मैं बोलूंगा इसे, दिस इज कॉल्ड एज टेबल फीड, और टेबल फीड इज रिप्रेजेंटेड बाय इन मिलीमीटर पर मिनट। करेक्ट है। तो इसे फीड वेलोसिटी भी कह सकता हूं। एंड सिमिलरली एफ टी इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज फीड पर टूथ, मतलब हर एक टूथ के लिए कितना फीड होगा। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज फीड पर टूथ। एंड जेड इज अ number of tooth on the milling cutter, n is a speed in rpm। करेक्ट है दोस्तों। तो अब देखो मैं इस कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि सपोज आपका फीड यहाँ पे 10 मिलीमीटर पर मिनट, इस स्पीड से हमने फीड को प्रोवाइड किया। करेक्ट है। तो सबसे पहले आप पता करो कि पर रिवोल्यूशन कितना टेबल का एडवांसमेंट होगा। तो फीड पर रिवोल्यूशन अगर मैं लिखूं, फीड पर रिवोल्यूशन, तो क्या आएगा दोस्तों, टेबल फीड डिवाइडेड बाय एन, इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एफ की यूनिट क्या है, दिस इज मिलीमीटर पर मिनट। करेक्ट, और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट एक कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या बन गया ये, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि फीड पर रिवोल्यूशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ बाई एन, मतलब सपोज 10 मिलीमीटर एडवांस हो रहा है 1 मिनट में, और 1 मिनट में आपने सपोज इसको 10 आरपीएम से रोटेट करें। 1 मिनट में ये 10 आरपीएम घूमता है, ये सानो 10 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट होता है, ये सानो 10 रेवोल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है दोस्तों। करेक्ट। तो होगा क्या यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे फीड पर रेवोल्यूशन देखूं, फीड पर रेवोल्यूशन, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 डिवाइडेड बाई 10, ये नो 10 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और 1 मिनट में 10 रेवोल्यूशन मिल रहा है, मतलब 10 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। तो सिंपली कह सकता हूँ 1 मिलीमीटर एडवांसमेंट होगा पर रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पे 1 मिलीमीटर टेबल एडवांस हो रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में 1 मिलीमीटर। तो दोस्तों एक रिवोल्यूशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ आर एंगेज। तो सपोज यहाँ पे 12 टीथ है, 12 टूथ है जो कि एंगेज होने वाले हैं। तो हर एक टूथ के रिस्पेक्ट में कितना एडवांसमेंट बचा, 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 मिलीमीटर 12 टूथ में एडवांसमेंट हुआ, 12 टूथ के लिए 1 मिलीमीटर का एडवांसमेंट है, तो एक टूथ के लिए एडवांसमेंट कितना हुआ, तो 1/12, ये सार नो। तो अब यूनिट क्या बनेगा, ये था यहाँ पे 1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और पर टूथ कह सकता हूं कि नहीं। तो ये आपको कंप्लीट क्या मिल गया, दिस इज कॉल्ड एज फीड पर टूथ, यस और नो। तो फीड पर टूथ इज नथिंग बट दिस इज एडवांसमेंट ऑफ द वर्क पीस विथ पर रिवोल्यूशन पर टूथ, यस और नो। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सा रिलेशन क्या मिल गया, एफ टी इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज एफ डिवाइडेड बाई एन जेड। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, एफ डिवाइडेड बाई एन जेड। एफ वाई एन क्या बता रहा है कि फीड पर रिवोल्यूशन क्या है, और वहीं पे जेड से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, फीड पर टूथ मिल जाएगा, फीड पर रिवोल्यूशन पर टूथ। करेक्ट। तो ये रिलेशन दोस्तों याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, या सिंपली यू कैन से एफ इज इक्वल टू एफ टी इंटू एन इंटू जेड। करेक्ट, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इज इट क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया रिलेशन कहां से आया। ओके
चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीनिंग टाइम की, ठीक है दोस्तों, then you can see here machining time can be calculated by this relation L by Fn। इस फॉर्मूला से दोस्तों हम मशीनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सानो करेक्ट है। लेकिन ये सॉरी L by F ओनली L by F, इज इट क्लियर? ये N नहीं होगा, ठीक है, L by F वेर F इज ए टेबल फीड, यस और नो। L by F से हम पता कर सकते हैं एंड दिस इज इन मिनट, इज इट क्लियर? दिस इज मशीनिंग टाइम। अब क्वेश्चन आता है कि लेंथ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की मिलिंग होती है, दैट इज स्लैब मिलिंग, एक स्लैब मिलिंग होता है, दूसरा होता है एंड मिलिंग, स्लैब मिलिंग एंड एंड मिलिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं स्लैब मिलिंग की बात करता हूं। तो सपोज दिस इज योर वर्क पीस where we need to perform this particular milling operation, is it clear? And here we have a cutter like this, यहाँ पे एक कटर है, या सिंपली हम कह देते हैं कि जो कटर एंगेज हो रहा है विथ कटिंग एज वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे दिस हाइट इज नथिंग बट, ये हाइट क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द कटर। अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज रेडियस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाई टू, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द कटर। एंड सिमिलरली इसको यहां से ज्वाइन कर दो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी दोस्तों? डी बाई टू माइनस स्मॉल डी, यस और नो। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज अप्रोच लेंथ, क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड एज अप्रोच लेंथ। और यही सेम अप्रोच लेंथ आपको इधर भी मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज ओवर ट्रेवल, यस और नो। तो टूल को आपको कुछ यहां तक मूव कराना पड़ेगा तब जाके आपको कंप्लीट पोर्शन तक मेटल कटिंग मिल पाएगी। तो हमें अल्टीमेटली पता करना है दोस्तों कि अप्रोच लेंथ है क्या। तो अप्रोच इज इक्वल टू ओवर ट्रेवल, दिस इज नथिंग बट, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इट कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या रिजल्ट आएगा? इट कैन बी रिटन एज अप्रोच इज इक्वल टू ओवर ट्रेवल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रेक कर दें तो लिख सकते हैं हम डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ डी बाई टू टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, करेक्ट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या दोस्तों? ए इज इक्वल टू ओवर ट्रेवल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? और ये प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी टाइम्स ऑफ कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। इस रिलेशन की हेल्प से दोस्तों आप इजीली पता कर सकते हो कि कितना अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों? दिस इज लेंथ एल, यस सर नो। तो टोटल लेंथ क्या लिख सकते हैं? टोटल लेंथ इज नथिंग बट दिस इज रिटन एज अप्रोच लेंथ प्लस एल प्लस ओवर ट्रेवल, ये सर नो। तो अब आपका मशीनिंग टाइम आ जाएगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू ए प्लस एल प्लस ओ बाई एफ, यस और नो। और सिंपली वी कैन राइट एल बाई एफ। ये तो फॉर्मूला जनरलाइज है। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट दिस मशीनिंग टाइम इन स्लैब मिलिंग। और वहीं पे अगर दोस्तों यहाँ पे एंड मिल होता है तब क्या होता? एंड मिलिंग ऑपरेशन होता है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नाउ यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज योर वर्क पीस एंड यू नीड टू परफॉर्म एंड मिलिंग। तो दोस्तों एंड मिल के कटर को कुछ इस तरीके से आप एंगेज करोगे, नहीं बोलो। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो कौन सी होगी? दिस इज इक्वल टू डी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, डायरेक्ट डी बाई टू में लिख सकता हूँ, एंड दिस लेंथ इज स्मॉल एल। तो टोटल लेंथ क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू डी प्लस स्मॉल लेंथ एल। ये हमें लेंथ मिल सकता है कि नहीं? और जैसे लेंथ मिल गया तो इस केस में हम मशीनिंग टाइम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एल प्लस कैपिटल डी बाई एफ, या सिंपली एल कैपिटल एल बाई एफ, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल है। तो याद रखना दोस्तों कि कब आपको डायमीटर लिया जाता है, कब आपको
स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी इंटू डी माइनस डी, इस फॉर्मूला को यूज करना है। करेक्ट, तो आई थिंक ये समझ में आ गया क्या? अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, मेन चिप थिकनेस, मेन अनकट चिप थिकनेस। मीन अनकट चिप थिकनेस, ठीक है दोस्तों? तो ये क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? देखो कैसे, दिस इज आवर वर्क पीस and this is milling tooth, and in this case the workpiece is moving like this. करेक्ट, कुछ इस तरीके से ये चिप फॉर्म होके रिमूव हो रही है, सर नो? करेक्ट, नाउ इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, यू कैन सी हियर। करेक्ट, दिस इज आवर milling tooth, and in this the material cutting takes place like this. Correct, like this, and this is our workpiece. Correct, now you can see here, this is the center of the milling cutter, yes or no? And from here if I draw a line like this, then you can see here this height is nothing but this is called as depth of cut, yes or no? Correct, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम, this is called as depth of cut, and this is half of the diameter, is it clear? Then this can be written as d by 2 minus t. और आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज चिप। करेक्ट, मैं इसको रेड कलर शो कर देता हूं, दिस इज चिप। करेक्ट, तो इस चिप में अगर हम देखें दोस्तों, थिकनेस हर जगह वेरी कर रही थी, ये जो थिकनेस मिलेगा, दिस थिकनेस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम चिप थिकनेस। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम चिप थिकनेस। को मैं मैग्नीफाई करता हूं, कुछ इस तरीके के दिखेगा। करेक्ट है, ये चिप कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है, तो यहां से ये जो लाइन पास हो रही है दोस्तों, करेक्ट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज टी मैक्स, T1 मैक्स, मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस। अभी ये कटा नहीं है, कटने वाला है, इसलिए हम इसे अनकट चिप थिकनेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो लेंथ मिल रही है, देखो ये क्या रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फीड पर टूथ। ये जो एंगेजमेंट है, एक टूथ के लिए एंगेजमेंट है, यस आर नो? एंड नाउ यू कैन सी हियर, दिस एंगल इज कॉल्ड एज बीटा एंगल। करेक्ट है, सपोज एक कटर में, इस एक कटर में 12 नंबर ऑफ टीथ है, 12 टीथ है, यस आर नो? तो हर एक टीथ के लिए कितना एंगेजमेंट आएगा दोस्तों? तो 360, एक रिवोल्यूशन में 360 एंगल डिवाइडेड बाय 12, तो 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटा है 30 डिग्री होगा, जिस एंगल तक आपका टूल वर्कपीस से एंगेज रहता है, यस आर नो? एक कटिंग टूथ, एक टूथ एंगेज रहता है विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस मेटल कटिंग के लिए।
करेक्ट है। तो मुझे इस T1 मैक्स को सबसे पहले पता करना है। तो देखो कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों। तो सपोज मैं इसका नेम यहाँ पे रख देता हूँ। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। करेक्ट है। एंड सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन देन यू कैन से दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल क्या क्या कहलाएगा दोस्तों, इस एंगल को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। करेक्ट है दोस्तों। नाउ यू कैन सी हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये जो एंगल मिल रहा है, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज बीटा एंगल, यस आर नो। अगर ये बीटा है तो ये एंगल कौन सा होगा, व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर देन दिस इज 90 माइनस बीटा, यस आर नो। एंड इफ दिस इज परपेंडिकुलर तो ये एंगल क्या हुआ दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज बीटा एंगल, यस आर नो। इसे मैं सिंपली बीटा एंगल कह सकता हूं। एंड दिस ए बी इज नथिंग बट दिस इज एफ टी, फीट पर टूथ। करेक्ट, एफ टी फीट पर टूथ है। तो सिम, और ये जो बीसी है, बीसी इज कॉल्ड एज ए बी को हमने यहाँ पे कह दिया दिस इज एफ टी एंड दिस बीसी इज कॉल्ड एज T1 मैक्स, मैक्सिमम चिप थिकनेस, सॉरी मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस। यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा दोस्तों, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट है। तो जो ए बी है दैट इज डायगोनल, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि T1 मैक्स इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज एफ टी साइन बीटा एंड सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर ये साइन बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाए इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ कट, तो मैं यहाँ पे इजिली इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगेन यू कैन सी हियर वी हैव अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ओ बी डी, सॉरी ओ बी ई, मैं इसका नाम ई रख देता हूँ, ओ बी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या मिला दोस्तों, this is OBE and this angle is beta and this is d by 2 minus depth of cut and this is d by 2. Is it clear? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, cos beta is nothing but this can be written as d by 2 minus d divided by d by 2 or simply we can say 1 minus 2d by capital D. ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? And we know that sin beta is nothing but this is square root of 1 minus cos square beta, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2d बाई कैपिटल D का होल स्क्वायर। अब अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, in bracket 1 square root of 1 minus 2d by d का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये रिलेशन आएगा। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया एंड दिस टर्म इज क्लोज टू जीरो। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट कैपिटल डी इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस डेप्थ ऑफ कट। तो 2d बाई डी का होल स्क्वायर है तो ये रेशियो ऑलरेडी बहुत कम होगा। तो सिंपल सा मिल गया, साइन बीटा इज नथिंग बट दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो सिंपली क्या मिलेगा, T1 max can be written as 2 times of ft square root of small d by capital T, yes or no? Similarly T1 average, it's this can be written as T1 max, एवरेज क्या होगा दोस्तों, T1 max by 2, yes or no? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T1 max क्या है, ft into 2 times of square root of small d by capital D divided by 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली क्या बच गया यहाँ पे, दिस T1 एवरेज और मीन क्या कहलाएगा, मीन चिप थिक, मीन अनकट चिप थिकनेस, इट कैन बी रिटन एज ft स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल d बाई कैपिटल D। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप इसे टेबल फील्ड लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम, एफ
instead of ft here we can write fy and z स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल t बाई कैपिटल D। तो ये दोनों रिलेशन है दोस्तों, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से आप इजिली अनकट चिप थिकनेस, एवरेज अनकट चिप थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट है? तो आई थिंक समझ में आ गया कैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे अनकट चिप थिकनेस। करेक्ट है? तो चलो दोस्तों यहीं पे अब मैं सेशन को एंड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों। अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे लेटेस्ट आने वाली क्लासेस की डिटेल आपको ऑनलाइन टाइम से मिल सके। अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लो विद माय रेफरल कोड MSS10, जिससे आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल सके। तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड